मैं आपका दीपक सर आपकी इस महत्वपूर्ण सी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी बच्चे जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए ताकि ये महत्वपूर्ण सेशन आपके साथ प्रारंभ कर सकूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कम 2 प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए ताकि हम लोग ये महत्वपूर्ण क्लास को जल्दी से प्रारंभ कर सके। फटाफट सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए और हम लोग इस क्लास को प्रारंभ कर लेते हैं। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं इस क्लास को। चलिए, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपको टॉपिक सामने दिख रहा होगा कि हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है पंचायती राज। कौन सा टॉपिक है? तो आप लोग बताएंगे सर ये आज का जो टॉपिक है वो पंचायती राज से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है, गांव के प्रशासन से संबंधित है और नगर के प्रशासन से संबंधित है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि आज की क्लास बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास को सभी बच्चे जल्दी से जुड़कर लाइव क्लास के साथ जुड़कर क्लास को देखना प्रारंभ कर दें। चलिए, तो आज मैं बात करने वाला हूं, इससे महत्वपूर्ण सी क्लास पर चर्चा करने वाला हूं। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं अपनी क्लास को और शुरू कर लेते हैं क्लास के बारे में। तो देखिए जरा क्लास के बारे में आप लोग यहाँ से ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और जल्दी से इस क्लास के बारे में आप लोग सभी बच्चों को जो भी इस ऐप से आपसे जुड़े हुए सभी बच्चों को बता दीजिए ताकि हम लोग क्लास को प्रारंभ कर सके। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर सरकार के बारे में। सरकार क्या है, किसके बारे में बात करने वाले? सरकार। सरकार के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कई बार हम लोगों ने सरकार के बारे में पढ़ा है। पिछली 2 क्लासेस सरकार और लोकतंत्र से संबंधित थी, तो आज की क्लास भी इसी का अगला रूप है, इसी के आगे हम लोगों को पढ़ना प्रारंभ करना है। तो सुनिए जरा ध्यान से देखिएगा कि आज की क्लास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। भारत में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं। भारत में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं। There are 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में जो सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं बेटा, उसमें पहला स्तर जो है जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं या स्थानीय सरकार कहते हैं। दूसरा जो हमारा स्तर है वो है राज्य स्तर की सरकार, जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और हमारी जो तीसरी क्लास है वो है राष्ट्रीय और केंद्र सरकार, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो आप जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बोला? भारत में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं। भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। सबसे पहले बात किसकी की? स्थानीय सरकारों की बात की। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आप यहां देख रहे हो राज्य स्तर की सरकार, जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और तीसरे स्तर की अगर हम लोग बात करें तो यह है राष्ट्रीय केंद्र सरकार, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और अब आगे बात करने से पहले, हाँ, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि यह बेटा जो आपकी क्लास है वो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। कम से कम 2 प्रश्न तो आपको इस टॉपिक से संबंधित निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर क्या बोला? भारत में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर स्थानीय सरकार, जिसे आप लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और दूसरा जो स्तर है वो है राज्य सरकार, और इसे आप लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं या राज्य की सरकार आप लोग कहते हैं। तीसरा स्तर है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार। मतलब पूरे भारत को देखने वाली जो सरकार है उसे क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं। जो राज्य स्तर पर सरकारें होती हैं उन्हें हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। जो लोकल यानी गांव के स्तर पर
जिले के स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर जो आपकी ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें, जनपद पंचायत या जिला पंचायत जो आपको देखने को मिलती हैं, वो से हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, या इसे ग्रामीण स्तर पर जो सरकारें होती हैं, ग्रामीण स्तर पर जो सरकारें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्थानीय सरकारें। ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर जो सरकारें आपको देखने को मिलती हैं उसे हम लोग ग्रामीण सरकारें बोलते हैं, या हम कह सकते हैं स्थानीय सरकारें बोलते हैं, या लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें स्थानीय सरकार की, तो बेटा स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट जो है वही हम लोगों को आज पढ़ना इसी के बारे में, जैसे हम लोग पंचायती राज कहते हैं, ठीक है, पंचायती राज के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो जरा देखिएगा यहां पर दिया है स्थानीय सरकारें, क्या दिया है, स्थानीय सरकारें। सबसे पहले देखिएगा ग्रामीण स्तर पर कौन कौन सी स्थानीय सरकारें होती हैं, तो सुनिए, ग्राम पंचायत होती है गांव के स्तर पर, और गांव में ही ग्राम पंचायतों के स्तर पर न्याय पंचायत होती है। तो पहला स्तर ये हो गया। दूसरा स्तर आपका हो जाएगा क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत, या इसे ब्लॉक पंचायत कहते हैं, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, जनपद पंचायत, या इसे ब्लॉक पंचायत कहते हैं। और जो आपका तीसरा स्तर हो जाएगा जिला परिषद पंचायत, जिसे हम लोग जिला पंचायत कहते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर 3 प्रकार की आपको सरकारें देखने को मिलेंगी, स्थानीय सरकारें देखने को मिलेंगी गांव के स्तर पर। सबसे पहले आ जाएगा ग्राम पंचायत, क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायत। दूसरे स्तर पर आ जाएगा क्षेत्र पंचायत, या इसी को आप लोग जनपद पंचायत कहेंगे, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक पंचायत भी कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा जिला पंचायत, क्या आ जाएगा, जिला पंचायत। तो ग्रामीण स्तर पर ये 3 प्रकार की आपको पंचायत या सरकारें देखने को मिलेंगी। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे चर्चा हम लोग करने वाले हैं शहरी स्तर पर। तो आप शहरी स्तर पर देखेंगे तो शहरी स्तर पर नगर पंचायत, और दूसरा शहरी स्तर पे क्या होगा, शहर को हम लोग 3 स्तर पे बांट देते हैं। किस स्तर पे बांट देते हैं, 3 स्तर पर। जो सबसे छोटा शहर होता है उसे नगर पंचायत वहां बनती है, इससे बड़ा जो शहर होता है वहां नगर पालिका परिषद होती है, और इससे बड़ा शहर होता है तो वहां पर नगर निगम होता है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बेटा सुनिएगा, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि भाई सबसे पहले आप इस बात को समझो कि भारत में जो सरकार होती है वह 3 स्तर की होती है। भारत में सरकार कितने स्तर की होती है, तो आप लोग बताओगे सर भारत में सरकार 3 स्तर की होती है। अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, पहले स्तर पे होती है स्थानीय सरकार, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरे स्तर पर राज्य स्तर की सरकार होती है, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरे स्तर पर होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र सरकार का हिस्सा है, पूरे देश स्तर पे वह शासन कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, वह राज्य के सीएम है, वह राज्य सरकार है। अगर हम लोकल स्तर पे बात करें, स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर की सरकारों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग ग्रामीण स्तर पर और एक भाग आपका हो जाएगा शहरी स्तर पर। तो अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरे स्तर पे अगर आप बात करोगे तो आप क्षेत्र पंचायत, या हम ब्लॉक पंचायत, या उसे जनपद पंचायत कहते हैं। और तीसरे स्तर पर जब आते हैं तो वह जिला परिषद या जिला पंचायत कहलाती है। शहरी स्तर पर शहरी जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। सबसे छोटे शहर में नगर पंचायत बनाई जाती है, नगर पंचायत का गठन होता है। इससे बड़ा जो शहर होता है, अधिक जनसंख्या, नगर पंचायत से अगर अधिक जनसंख्या है तो वह नगर पालिका परिषद कहलाती है। और सबसे उच्च स्तर पर नगर निगम होते हैं, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या होती है वहां पर क्या होते हैं, नगर निगम होते हैं। तो बेटा यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए जरा यहां पर क्या दिया है, ग्राम पंचायत के बारे में दिया है कि ग्राम पंचायत क्या है। तो जरा 1 मिनट आप समझने का प्रयास करिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है।
बताया जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि लोकतंत्र की इकाई क्या है, तो आप लोग बताओगे बेटा कि लोकतंत्र की इकाई जो होती है वह क्या है। वास्तव में लोकतंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत को कहा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। लोकतंत्र की इकाई ग्राम पंचायत को कहा जाता है। भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं। क्योंकि प्रत्येक गांव में चुनाव करा पाना संभव नहीं होता है, प्रत्येक गांव में चुनाव करा पाना संभव नहीं होता है, इसलिए कई गांवों को मिलाकर जनसंख्या पर निर्भर करता है, कई गांवों को मिलाकर पंचायत का गठन किया जाता है। आप समझने का बेटा प्रयास करिए, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन कब होगा? ग्राम पंचायत का गठन कब होगा? कब वहां ग्राम पंचायत बनाई जाएगी? जब वहां पर 1000 मतदाता हो, कम से कम 1000 मतदाता हो, और उस गांव को ठीक है, कम से कम 9 से 15 वार्ड में बांटा गया हो। तो 9 से 15 वार्ड में उस गांव को बांटा जाए, वहां पर मतदान करने वाले कम से कम 1000 मतदाता हो, तब 1000 की जनसंख्या पर और कम से कम 9 वार्डों पर हम एक गांव में ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मान लो कई छोटे छोटे गांवों में किसी में जनसंख्या 400 है, किसी में 300 है और किसी में 500 है, मतलब टोटल 3 गांवों में देखा आपने कि पहला जो गांव वहां जनसंख्या 400 है, वोट देने वाले केवल 400 है, दूसरे गांव में वोट देने वाले केवल 300 हैं और तीसरे गांव में बेटा वोट देने वाले केवल 500 है। मैंने यहाँ क्या बोला है, आप बेटा यहाँ समझने का प्रयास करिए। मैंने यहाँ क्या बोला है कि ग्राम पंचायत का गठन उस गांव में तभी होता है जब वहां पर मतदाता कम से कम 1000 हों और उस गांव को 9 से 15 वार्ड में बांटा जाए, तब वहां ग्राम पंचायत का गठन होता है। अगर ऐसा नहीं है तो छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। जैसे यहाँ पर एक गांव की जनसंख्या 400, एक गांव की जनसंख्या 500 और एक गांव की जनसंख्या 300 है। टोटल अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1200 जनसंख्या हो गई, मतलब मतदाता यहाँ पर कितने हो गए? 1000 से अधिक हो गए। और वार्ड भी, मोहल्ले भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे, 9 से अधिक मोहल्ले भी हो जाएं या 9 हो जाएं, तो आप ध्यान रखना है। तो 3 गांव को भी मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। कई बार आप अपने घर से सोचने का प्रयास, अपने गांव से सोचने का प्रयास करिए। हो सकता है आपके गांव में जो प्रधान बना है वो 3 गांव का प्रधान हो या 2 गांव मिलकर उस प्रधान को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है। मान लो किसी गांव में जनसंख्या 4000 है। कितनी जनसंख्या है? 4000 है। हो सकता है वहां पर 2 ग्राम पंचायत हो। क्या हो सकता है कोई ऐसा गांव हो जहां पर जनसंख्या मतदाताओं की 4000 है, तो हो सकता है वहां पर 2 ग्राम पंचायत हो। वहां हो सकता है गांव के सरपंच 2 बनते हों। तो इस बात को भी आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो आप यहां पर समझो जरा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो ये पीछे वाली स्लाइड में आपने क्या देखा? भारत में लगभग 6.5 लाख गांव है। क्योंकि प्रत्येक गांव में चुनाव करा पाना संभव नहीं है, इसलिए कई गांव को मिलाकर जनसंख्या पर आधारित, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इस बात को आप समझ गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा होती है। क्या बोला जा रहा है? प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा होती है, ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा में वह व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। एक गांव की 2 ग्राम सभा भी हो सकती है, क्योंकि यह जनसंख्या पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र को कई वार्डों में या मोहल्लों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में जनता द्वारा एक सरपंच, मुखिया या प्रधान को चुना जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वार्ड पंच और प्रधान सरपंच मिलकर वार्ड पंच
या प्रधान, इसी को सरपंच कहते हैं, ठीक है। ये सभी मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जिसका चुनाव नहीं होता है, वह सरकारी होता है या सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम जो होगा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना होगा, चर्चा परिचर्चा का रिकॉर्ड रखना होगा। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र का विकास करती है, पैसा उसे सरकार द्वारा प्राप्त होता है या अपने क्षेत्र से सरकारी योजना लागू कर सकती है। पंचायत क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। अब बेटा समझो जरा, यहां पर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप आगे समझने का प्रयास करिए। देखिए, मान लीजिए यह एक गांव है, क्या है जो मैं यहां पे बनाने वाला हूं, ये वास्तव में एक गांव है। और गांव कैसा भी हो सकता है, किसी भी एंगल से आप देखने का प्रयास करिए, ये गांव है। हो सकता है गांव में आप देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा, हो सकता है ये एक गांव की मुख्य सड़क है जो गांव को के बीच से होकर गुजरती है। ये गांव की हो सकता है मुख्य सड़क हो, क्या हो, मुख्य सड़क। ये गांव की हो सकता है क्या हो, मुख्य सड़क हो। गांव में तुमने देखा होगा तालाब भी होते हैं, क्या होते हैं, गांव में तालाब भी होते हैं। हो सकता है गांव में 2 या 3 तालाब हों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। गांव को हमेशा किस में बांटा जाता है, गांव को हमेशा मोहल्लों में बांट दिया जाता है। जैसे एक ये मोहल्ला हो गया, क्या हो गया, जैसे आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा सर एक ये मोहल्ला हो गया, ठीक है। दूसरा हो सकता है मोहल्ला ये हो, इस तरीके से। तीसरा मोहल्ला हो सकता है ये हो। तो मोहल्लों में गांव को बांट दिया जाता है। किसमें बांट दिया जाता है, गांव को मोहल्लों में बांट दिया जाता है। अब मोहल्लों की संख्या अगर मान लो यहां पर कितनी हो गई, तो आप देखेंगे कि सर मोहल्लों की संख्या यहां पर 1 मोहल्ला, 2 मोहल्ला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहां पर मैंने एक गांव जो बनाया है, उस गांव में मोहल्लों की संख्या कितनी है, उस गांव में मोहल्लों की संख्या 11 है। और उस गांव में तालाब भी है, क्या है, तालाब भी है। उस गांव में ये भी तालाब है। तो यहां पर आप देखिएगा ये मुख्य सड़क है, गांव की क्या है, एक मुख्य सड़क है, गांव की मुख्य सड़क है। तो आप इस बात को समझ गए, ये क्या है, गांव की मुख्य सड़क है। आप यहां पर समझने का प्रयास करिए, मैंने क्या बोला कि किसी गांव में ग्राम पंचायत तभी बनाई जाएगी, किसी गांव में ग्राम पंचायत तभी बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत का गठन गांव में कब होता है, जब वहां पर 1000 से अधिक मतदाता हो, क्या हो, 1000 से अधिक मतदाता हो, ठीक है। और दूसरी चीज, वहां पर 9 से 15 वार्ड हो, तभी तो वहां पर ग्राम पंचायत का गठन होगा। ये कोई एक गांव है और इस गांव को आपने समझा कि इस गांव को लगभग 11 मोहल्लों में बांटा गया है। मोहल्लों को हम वार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, इस गांव को बेटा, ये जो गांव आपको सामने देखने को मिल रहा है, इस गांव को बेटा कितने वार्डों में बांटा गया, कितने मोहल्लों में बांटा गया। तो आप बताओगे सर इस गांव को लगभग 11 मोहल्लों में या वार्ड में बांटा गया है। तो मोहल्ले को हम वार्ड कहते हैं। और एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए मोहल्ले या वार्ड की संख्या 9 से 15 होनी चाहिए। यहां पर आप देखिएगा प्रत्येक गांव में अगर 1000 से अधिक मतदाता हैं तो वहां पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। यह शर्त होती है, क्या होती है, यह शर्त होती है। अब बेटा समझने का प्रयास करिए, यहां पर इस गांव में जब मोहल्ले हैं तो मोहल्लों से निश्चित रूप से, मोहल्लों की अगर संख्या देखें तो 9 से ज्यादा है और जनसंख्या भी 100% यहां पर अधिक होगी। ये मान लो इस गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग 1300 है। यहां पर कितने मतदाता हैं, मतदाताओं की संख्या को हमेशा ध्यान रखना है। यहां पर टोटल मतदाता 1300 हैं और वार्ड कितने, 11। तो आप यहां पर समझने का प्रयास करिएगा अधिकतर होता क्या है, अधिकतर होता क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। 1000 जनसंख्या पर अधिकतर 9 वार्ड बनाए जाते हैं और 2000 की जनसंख्या पर अधिकतर कितने वार्ड बनाए जाते हैं, 11 वार्ड बनाए जाते हैं। और
3000 से अगर अधिक जनसंख्या है, 3000 से अगर अधिक जनसंख्या है तो वहां पर लगभग 15 वार्ड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? धीरे धीरे वार्ड की संख्या बढ़ जाती है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर वार्ड कितने हैं बेटा? तो आपने देखा यहां पर वार्ड 11 हैं। और इस बात को समझो जरा, यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करिए। 1000 की जनसंख्या पर मोहल्ले कितने हो सकते हैं? वहां पर 9 हो सकते हैं। और 2000 की जनसंख्या पर 11 वार्ड हो सकते हैं। 3000 की जनसंख्या पर 15 वार्ड हो सकते हैं। अब यहां पर बेटा देखो, यहां पर समझने का प्रयास करिए और ध्यान से देखने का प्रयास करिए। चलिए जरा बात कर लेते हैं हम लोग गांव की। तो सुनिए, तो ग्राम पंचायत का गठन कब होगा, ये बात आप समझ गए कि नहीं? ग्राम पंचायत का किसी गांव में तब गठन होगा जब वहां पर 1000 से अधिक मतदाता हो और वह गांव 9 से 15 वार्ड या मोहल्लों में बटा हो। दूसरी बात समझिए, ग्राम सभा किसे कहते हैं? क्या बेटा? ग्राम सभा किसे कहते हैं? और तीसरी बात, ग्राम सभा सदस्य क्या है? 3 प्रश्नों को यहां पर आपसे पूछे जा सकता है कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, आपसे पूछ सकता है कि बेटा ग्राम पंचायत क्या है, आपसे पूछ सकता है ग्राम सभा क्या है, आपसे पूछ सकता है ग्राम सभा सदस्य क्या है। बेटा देखिए यहां पर समझिए, ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं? तो सुनो, गांव में जो भी 18 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 18 वर्ष का है और उसका नाम मतदाता सूची में है। कोई भी व्यक्ति गांव का अगर 18 वर्ष का है और उसका नाम मतदाता सूची में है, कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है, उसका नाम मतदाता सूची में है, तो वह उस गांव का ग्राम सभा सदस्य है। क्या है? तो वह उस गांव का क्या कहलाएगा? तो वह उस गांव का ग्राम सभा सदस्य कहलाएगा। उस गांव का क्या कहलाएगा? ग्राम सभा सदस्य। सुनिए जरा, यहां पर समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या बोला? प्रत्येक गांव में जो व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा चुका है, तो सुनिए जरा, जो व्यक्ति 18 वर्ष का, वोट देने की न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष, ठीक है? अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं, किसी गांव में रहते हैं, आपने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लिया है और आप वोट कर सकते हैं, तो सुनिएगा, गांव में जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुका है, वह सभी ग्राम सभा सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा सदस्य कहलाते हैं। ये बात आप समझ गए, ठीक है? समझ गए कि नहीं? अब जरा समझिएगा, वह ग्राम सभा सदस्य, सभी ग्राम सभा सदस्यों का जो समूह होता है, सभी ग्राम सभा सदस्यों का जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन बनाता है? ग्राम सभा बनाते हैं सभी ग्राम सभा सदस्य। सभी ग्राम सभा सदस्य के समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं। समझ गए कि नहीं? सभी ग्राम सभा सदस्य के समूह को, जितने भी गांव में वोट देने वाले लोग हैं, उनका ही समूह ग्राम सभा कहलाता है। और ग्राम सभा सदस्य कौन है? जो 18 वर्ष का है और वोट उसका बन चुका है, वह मतदान कर सकता है, वह उस गांव का ग्राम सभा सदस्य है। अब बात यह आ गई, ग्राम पंचायत क्या है? इस बात को समझने का प्रयास करिए कि ग्राम पंचायत क्या है। तो बेटा सुनिए, प्रत्येक गांव में जब वोटिंग होती है, क्या होती है? प्रत्येक गांव में जब वोटिंग होती है, तो प्रत्येक गांव की वोटिंग को समझने का प्रयास करिएगा। प्रत्येक गांव में क्या होता है? सुनो जरा, यहां पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक गांव में क्या होता है? प्रत्येक मोहल्ले से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। प्रत्येक मोहल्ले से एक वार्ड सदस्य चुना जाएगा। इसी वार्ड सदस्य को हम लोग गांव की भाषा में पंच कहते हैं। तो प्रत्येक मोहल्ला मोहल्ले का प्रतिनिधि, जिसे हम वार्ड सदस्य या पंच कहते हैं, उसको चुनता है। तो इस गांव में कितने मोहल्ले हैं? 11। तो यहां पर वार्ड पंच कितने चुने जाएंगे? 11। और प्रत्येक गांव के सभी ग्राम सभा सदस्य, ठीक है, यानी सभी वोट देने वाले लोग पूरे गांव से मिलकर एक वहां पर क्या चुनेंगे? सरपंच चुनेंगे। क्या चुनेंगे? सरपंच, ठीक है?
सरपंच, यानी पंचों का ऊपर मुखिया, पंचों का मुखिया सरपंच, इसी को आप लोग मुखिया कह सकते हो, गांव का मुखिया। इसी को आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग प्रधान कह सकते हो। तो गांव के सभी सदस्य वोट देकर प्रधान को चुनते हैं, ग्राम सभा के सभी सदस्य वोट देकर प्रधान को चुनते हैं, और प्रत्येक मोहल्ला एक पंच को चुनता है। अब बताइए जरा, अब मैं क्या बोलूं, ग्राम पंचायत क्या होती है? तो ग्राम पंचायत चुने हुए लोगों का समूह है। क्या है? चुने हुए लोगों का समूह है। तो गांव में कितने लोगों को चुना गया है? एक तो पंचों को चुना गया है और दूसरा प्रधान को चुना गया है। तो यहां पर पंच प्लस प्रधान क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत गांव से चुने हुए लोगों के समूह को कहते हैं। बेटा ये बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो आप बताओगे, सुनिए फिर से, मैं ग्राम सभा सदस्य की पहले बात करता हूं। ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं? गांव में रहने वाले 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके लोग और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया हो, तो सभी वो नागरिक जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और गांव में वोट कर सकते हैं, उन सभी को ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है। जितने भी गांव में वोट कर रहे हैं उनके समूह को ग्राम सभा कहते हैं। और प्रत्येक मोहल्ले से एक पंच को चुना जाता है। तो प्रत्येक मोहल्ले से किसको चुना जाता है? वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर को चुना जाता है। और पूरे गांव के सभी मोहल्ले मिलकर, या जितने भी मोहल्लों में जितने भी वोट करने वाले लोग होते हैं, तो पूरा गांव मिलकर एक प्रधान चुनता है। प्रधान प्लस पंचों के समूह को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। अगर यहां तक की क्लास समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आपको ग्राम पंचायत समझ में आ गई, आपको ग्राम सभा समझ में आ गई, आपको ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है ये बात समझ में आ गई। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी से आप लोग यस टाइप करिए ताकि मैं आपको क्लास के लिए आगे ले जा सकूं। बताइए भाई, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये मैंने क्या बोला, ये कि गांव है, और गांव में मैंने क्या बोला कि इस गांव में ये मोहल्ले हैं। कितने मोहल्ले बताए? 11 मोहल्ले आपको बताए। इस गांव में 11 मोहल्ले बताए, और मैंने बोला प्रत्येक मोहल्ले से प्रत्येक मोहल्ला क्या करता है, प्रत्येक वार्ड क्या करता है, अपने मोहल्ले से वार्ड मेंबर को चुनता है, या वार्ड सदस्य को चुनता है, या इसे आप पंच भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक मोहल्लों से पंचों को चुना जाता है। सभी मोहल्ले के लोग, सब गांव में जितने भी मोहल्ले हैं, उन सभी मोहल्ले के लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, ये सभी व्यक्ति वोट करके गांव से एक प्रधान को चुनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि गांव में प्रधान और पंचों के समूह को ग्राम पंचायत कहा जाता है। और सुनिए, जितने लोग गांव में वोट कर सकते हैं उनके समूह को ग्राम सभा कहा जाता है, और जो वोट कर सकता है गांव में वह ग्राम सभा का सदस्य है। चलिए हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं, आगे समझने का प्रयास कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखिए, ठीक है, और समझने का प्रयास करिएगा। सुनो जरा, गांव में और क्या होता है, देखिए भाई, और गांव में क्या होता है इस बात को समझिए। देखिए भाई, और गांव में क्या होता है इस बात को समझिए। तो ग्राम पंचायत क्या है आप समझ गए होंगे कि ग्राम पंचायत क्या है। मैंने क्या बोला, ग्राम पंचायत प्रधान और पंच का समूह है। ठीक है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? मतदाता के समूह को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा सदस्य क्या है? ग्राम सभा सदस्य
मतदाता को ग्राम सभा सदस्य कहते हैं। मतदाता को ग्राम सभा सदस्य कहते हैं। ग्राम सभा किसे कहते हैं? मतदाताओं के समूह को कहते हैं। ग्राम पंचायत क्या? प्रधान और पंचों के समूह को ग्राम पंचायत कहते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रधान के साथ साथ गांव में एक सचिव भी होता है। प्रधान के साथ साथ एक गांव में सचिव भी होता है, जैसे आप लोग बीडीओ कहते हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी कह सकते हो। ये जो सचिव होता है, वास्तव में सचिव एक सरकारी आदमी होता है, सरकार द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। यह गांव में जितनी भी ग्राम सभाओं की बैठक होती है उनका लेखा जोखा रखता है। साथ साथ में जितना भी ग्राम पंचायत में पैसा आता है गांव के विकास के लिए, सचिव के हस्ताक्षर के बिना वह पैसा फंड नहीं बनता है या उस पैसे को नहीं निकाला जा सकता है। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। गांव का लेखा जोखा रखने के लिए लेखपाल होता है। गांव का लेखा जोखा रखने के लिए कौन होता है? तो आप बताओगे सर कि गांव में लेखा जोखा रखने के लिए लेखपाल होता है। लेखपाल क्या करता है? लेखपाल जो होता है गांव का, वह गांव का उसके पास मैप होता है या एक मानचित्र होता है गांव का। वह खेतों, कौन कौन से खेत हैं, खेतों की कितना एरिया है उसका ध्यान रखता है। साथ साथ उस नक्शे में गांव में कितने तालाब हैं, सरकारी जमीन गांव में कितनी है, स्कूल की जमीन कितनी है, इन सभी का एरिया उस मानचित्र में होता है, जो एक लेखपाल के पास मिल जाता है। लेखपाल गांव में प्रत्येक वर्ष फसली विवरण भी तैयार करता है। साथ साथ लेखपाल ही आपकी खतौनी और खसरे को तैयार करने में मदद करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बात करने वाला हूं, आप यहां पर समझिएगा। मैं यहाँ पर अब आगे बात करने वाला हूँ और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने अभी जो बताया है उसको आगे देखिए, जरा बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी क्या होती है? बताइए जरा, ग्राम पंचायत की आमदनी क्या होगी? ग्राम पंचायत की आमदनी क्या है? स्रोत क्या है? घरों और बाजारों पे लगाए जाने वाले कर, जो घरों पर और बाजारों में टैक्स लिया जाता है, वह इसकी ग्राम पंचायत की आमदनी है। दूसरा आमदनी क्या है? टैक्स ऑफ, ठीक है, सरकारी अनुदान, सरकार जो गांव के विकास के लिए पैसा प्रदान करती है, दूसरी आमदनी ये है। और तीसरा पॉइंट समझिएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारी वर्ग क्या? पुलिस थाना क्षेत्र। प्रत्येक पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट जो होती है थाने में लिखवा सकते हैं। पुलिस थाने के अधिकारी को थानेदार या एसएचओ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एसएचओ। क्या बोलते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर। आगे देखिएगा, पटवारी क्या है, लेखपाल क्या है। यह पद अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे पटवारी, कहीं इसे लेखपाल, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी और कहीं कानूनगो के नाम से इसे जाना जाता है। पटवारी खेतों की माप के लिए जरीब नामक यंत्र का प्रयोग करता है। जरीब क्या होती है? कड़ी के समान, जैसे जंजीर होती है भैंसों को बांधने के लिए, इसी तरीके से एक जरीब होती है। ठीक है, लोहे की बनी एक जंजीर होती है। पटवारी किसानों से भूमि कर, केसीसी लोन, आपने सुना होगा किसानों को मिलने वाला केसीसी लोन, नहर, बंबा कर इकट्ठा करता है। अमीन का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में अमीन ये काम करता है। ठीक है, और सरकार को अपने क्षेत्रों में उगने वाली फसल की जानकारी देता है। तो भैया सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी कौन देता है? लेखपाल देता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, देखिए जो टैक्स होता है कहीं कहीं अमीन एकत्रित करता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे उत्तर प्रदेश में टैक्स एकत्रित कौन करता है? तो आप बताओगे सर अमीन करता है। जबकि लेखपाल का काम क्या है? खसरा खतौनी तैयार करना, फसली विवरण रखना, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर सरकारी जमीन है, कहाँ स्कूल की जमीन है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करना, ये लेखपाल का काम है। आगे देखिए, खेतों के बने नक्शे को खसरा और खतौनी कहते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद यह बदला जाता है। जो खसरा होता है प्रत्येक 2 साल के बाद यह बदला जाता है। किसान की फसल का विवरण कहाँ मिलता है? खसरे में मिलता है। खेतों के पेड़ अथवा कुएं
ट्यूबवेल का विवरण भी खसरे में देखने को मिल जाता है। खतौनी क्या होती है? जमीन का विवरण होता है, जमीन की एक फिक्स पोजीशन होती है, जमीन मालिक, उसके हिस्सेदार, उसकी क्या बदलियत का विवरण होता है कि वह मालिक है, उसका पूरा विवरण आपको खतौनी में मिल जाएगा और फसली वर्ष का विवरण आपको खसरे में मिलेगा। खसरे में क्या मिलेगा? फसली वर्ष का विवरण, और मालिक के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? खतौनी में मिलेगी। यह 2 साल में अपडेट होती है, यह कहीं कहीं 6 साल में अपडेट होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आंगनबाड़ी क्या है? भारत में ग्रामीण मां और बच्चों की देखभाल केंद्र है। भारत में क्या है? ग्रामीण मां और बच्चों के देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा का कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या किया गया? एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। आंगनबाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय। बेटा, प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं जहां पर महिलाओं और बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए इनको 1975 में शुरू किया गया था। आप अपने गांव से अगर उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र हैं। कई बार देखा होगा बच्चों का जो टीकाकरण होता है, छोटे छोटे बच्चों का, वो आंगनबाड़ी केंद्र में होता है। आपने पोलियो की दवा को याद करिए, आप पोलियो की दवा पीने के लिए स्कूल में जाते थे, वहाँ आंगनबाड़ी से संबंधित लोग वहाँ पर उपलब्ध होते थे। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र वास्तव में जब माता गर्भवती होती है तो उसको पोषण युक्त दलिया, खाने का सामान प्रदान किया जाता है, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको भी पोषित रखने के लिए टीकाकरण से लेकर अन्य प्रोग्राम बच्चों तक पहुंचाए जाते हैं। चलिए, इस बात को आप समझ गए होंगे। इस प्रकार की आंगनबाड़ी केंद्र भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भ निरोधक परामर्श, आपूर्ति, पोषण, शिक्षा, अनुपूरक, साथ ही पूर्व विद्यालय की गतिविधियां शामिल है। यानी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, पोषण की शिक्षा भी मिलती है, साथ साथ में गर्भ निरोधक परामर्श भी मिलता है, साथ साथ में बच्चों को पोषित खाना भी प्राप्त कराने का प्रयास करते हैं, माँ को पोषण युक्त भोजन देने का प्रयास करते हैं। ये वास्तव में गांव में हर तरीके की जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। किससे संबंधित? छोटे बच्चे और माताओं से संबंधित, गर्भवती माताओं से संबंधित, उनकी ये सूची भी तैयार करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्षेत्र, जनपद या ब्लॉक पंचायत क्या है? तो बेटा सुनिएगा, पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है, जिसे आप क्षेत्र पंचायत, जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत कहते हैं। आप यहां समझने का प्रयास करिए। गांव में सबसे पहला स्तर मैंने क्या बताया था? गांव में सबसे पहला जो स्तर बताया था, सबसे पहले बताया था आपको ग्राम पंचायत। पहले स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। दूसरे स्तर पर क्या होती है? क्षेत्र पंचायत होती है। और इसी क्षेत्र पंचायत को आप लोग क्या कहते हो? इसी क्षेत्र पंचायत को आप जनपद पंचायत कहते हो, इसी को आप ब्लॉक पंचायत कहते हो। क्या बोलते हो? ब्लॉक पंचायत। तीसरे स्तर पर होता है जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद। और जिला परिषद को ही आप लोग क्या बोलते हो? जिला पंचायत कहते हो। क्या बोलते हो? जिला पंचायत। तो सुनिएगा, ग्राम पंचायत की अगर बात करेंगे तो ग्राम पंचायत लगभग 1000 की मतदाताओं की संख्या पर गठन हो जाता है। क्षेत्र पंचायत की अगर बात करेंगे तो क्षेत्र पंचायत लगभग 2000 की जनसंख्या पर इसका गठन होता है। और जिला परिषद की बात करेंगे तो यह लगभग हम 5000 प्लस जनसंख्या पर इसका गठन किया जाता है। अगर आप बात करें तो इसे 9 से 15 वार्ड में बांटा जाता है, और इसे लगभग कितने वार्ड में बांटा जाता है? 15 से 25 वार्ड में किसे बांटा जाएगा? बांटा जाता है क्षेत्र पंचायत को। और जिला परिषद की अगर बात करें तो यह लगभग 25 से या 30 से लेकर 50 तक इनकी संख्या हो सकती है वार्डों की। ये वार्ड लिखे 9 से 15 वार्ड, यहाँ पर कितने वार्ड हैं? तो 15 से 25, तो यहाँ पर वार्ड कितने हैं? 25 से 50। यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। आगे बात कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत क्या है? बेटा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा।
क्षेत्र पंचायत, जनपद पंचायत, ब्लॉक पंचायत। जो गांव होता है, कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है, और इस ब्लॉक को इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग शक्तियों का बंटवारा कर सकें। अगर किसी जिले को पैसा भेज दिया जाएगा तो जिले के पास बहुत सारे गांव हो जाते हैं, इसलिए ब्लॉक बनाए जाते हैं और ब्लॉक तक पैसा पहुंचाया जाता है। ब्लॉक पैसा कहां पहुंचा देता है? गांव तक पहुंचा देता है। तो जो बीडीसी होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के जो सदस्य होते हैं, जिसे आप बीडीसी कहते हैं, यह 2000 की जनसंख्या पर या मतदाताओं की संख्या पर इनको चुना जाता है, और यह सभी बीडीसी मिलकर एक बीडीसी को ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं, और ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक समिति या हम कह सकते हैं ब्लॉक पंचायत का प्रमुख होता है। तो सुनो जरा, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं, इसमें कई गांवों को मिलाकर वार्ड बनाए जाते हैं, जिसका सदस्य बीडीसी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, क्या बोले, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, या इसे हम लोग समिति भी बोल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कमेटी का प्रयोग करेंगे। प्रखंड विकास समिति, ठीक है, कहलाता है। पंचायत समिति के चुने गए सभी सदस्य बीडीसी सदस्यों के द्वारा एक वीडियो बनाया जाता है। मतलब समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि सभी जो बीडीसी बने चुने गए हैं, यह सभी बीडीसी मिलकर ही एक ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। यहाँ के अधिकारी वर्ग में तहसीलदार का नाम आता है। इनका जो अधिकारी होता है, जैसे यहाँ सचिव था ग्राम पंचायत में, यहाँ तहसीलदार होगा। कौन होगा? तहसीलदार होगा अधिकारियों में। चलिए आगे देखिए, समझिए तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं। यह पटवारी के कामकाज की देखरेख करता है। कौन? तहसीलदार क्या करता है? पटवारी जो काम कर रहे हैं, लेखपाल जो काम कर रहे हैं, उनकी देखरेख करता है। दूसरा पॉइंट समझे, इसके दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद भी सामने आते हैं। जमीन से संबंधित विवाद कहाँ जाएंगे? तो सीधे सीधे तहसीलदार। तहसीलदार सबसे छोटा राजस्व अधिकारी माना जाएगा, क्योंकि जिसके पास कोर्ट है, जिसके पास कोर्ट है वह वास्तव में तहसीलदार है, और तहसीलदार का कोर्ट सबसे छोटा होता है। यह जमीन से संबंधित विवाद खुद निपटा सकता है। सुनिए, इसके दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद सुने जाते हैं। विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करना तहसीलदार का काम होता है। तहसीलदार को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसानों को उनके नक्शे मुफ्त में मिल सकें, यानी किसानों को उनके खेतों के नक्शे, गांवों के नक्शे मुफ्त में मिले। यह किसानों का कानूनी अधिकार है। अब आ जाओ किसमें? नगर पंचायत में। नगर पंचायत भारत में ऐसी प्रशासनिक बस्ती को कहते हैं जो गांव से बड़ी हो लेकिन अभी नगर के दर्जे तक नहीं पहुंची हो। ठीक है, यहाँ 10 से 20 हजार के बीच में जनसंख्या होती है। इसमें प्रायः एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य शामिल होते हैं। सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन, ठीक है, अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा चुना किया जाता है। जैसे गांव में प्रधान का किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर नगर अध्यक्ष चुना जाता है। इन्हें कई जगह परिवर्तित क्षेत्र, गांव से शहर भी कहते हैं। नगर पंचायत में सर्वोच्च चुनाव नगर पंचायत अध्यक्ष का होता है। तो नगर पंचायत जो अध्यक्ष होता है वह सर्वोच्च होता है। समझने का प्रयास करिए, अभी मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। जरा देखिए, देखिए शहर जो होता है, सिटी जिसे कहते हो, क्या कहते हो? सिटी जिसे कहते हो। शहर की बात कर रहा हूं। शहर में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो शहर जनसंख्या की दृष्टि से होते हैं। जहां जनसंख्या सबसे कम होती है जिसे आप लोग छोटा शहर कहते हैं। कुछ मध्यम शहर होते हैं जिनमें जनसंख्या अधिक होती है, कुछ और जिनमें जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर होते हैं। तो सुनिए जरा, जहां सर्वाधिक जनसंख्या होगी और जहां सबसे कम जनसंख्या होगी, जहां मध्यम जनसंख्या होगी, वहां पर क्या होंगे? गांव से बड़े लेकिन अभी नगर नहीं बने, वहां पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है। और जहां पर जनसंख्या अधिक हो, 1 से 5 लाख हो, तो वहां पर नगर पालिका देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? नगर पालिका का गठन किया जाता है। और जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो तो वहां पर नगर
निगम बना सकते हैं। अधिकतर भारत में मेट्रो सिटी ही नगर निगम है, अधिकतर देखा होगा, जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या उसे मेट्रो सिटी कहते हैं। जैसे कानपुर नगर की बात करें, कानपुर एक महानगर है, यहाँ जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है, तो भैया जब अधिक जनसंख्या होगी वहां नगर निगम होगा। बड़े बड़े शहर, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बड़े बड़े शहरों में क्या देखने को मिलेगा, तो वहां पर नगर निगम होती हैं, बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होती हैं। तो सुनिए, नगर पंचायत छोटे शहरों में और या हम कह सकते हैं कस्बों में, ठीक है, जो एक प्रकार से अभी डेवलप हो रहे हैं, जो नगर के रूप में आने का प्रयास कर रहे हैं, वहां नगर पंचायत होती है। नगर पालिका वास्तव में वो कस्बे हैं जिनको अब नगर का रूप मिल चुका है। सर्वाधिक जनसंख्या जहां होगी, जिसे आप महानगर भी कह सकते हो, अधिक जनसंख्या जैसे कानपुर, पटना, मुंबई, चेन्नई, वहां नगर निगम बनाई जाती है। तो बेटा ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? चलिए अब पीछे आ जाओ जरा, यहां मैं क्या पढ़ रहा था उसे समझने का प्रयास करो। एक नया कानून पढ़ने का प्रयास करो। क्या एक नया कानून है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए कि नया कानून क्या है। सुनिए जरा, देखिए, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष आते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है। गांव में आज भी बात की जाती है कि भैया वह तो जमींदार हैं, तो हमेशा पुरुषों का नाम सामने आता है और पुरुषों के नाम पर ही जमीन देखने को मिलती है गांव में। महिलाओं की हैसियत नहीं मानी जाती। कभी नहीं देखा होगा कि अगर जमींदार बोला जाए तो आप लोग समझें कि उनके घर में महिलाएं भी मालिक हो सकती हैं। ऐसा हम लोगों के यहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान वाले देश हैं। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा और इसे देखिए। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, या आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष आते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम एवं मददगार के रूप में मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों के परिवारों की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों के बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। बेटा सुनो, पहले जमीन केवल बेटों में बांटी जाती थी, महिलाओं और लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता था। लेकिन 2005 में इस अधिनियम में बदलाव हुआ और कहा गया कि महिलाओं और लड़कियों को भी जमीन में पुरुषों के बराबर हिस्सा मिलेगा। ये बात यहाँ पर समझाई गई है। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर आगे समझने का प्रयास करिए। क्या है जिला परिषद पंचायत? क्या है? पंचायत समिति यानी ब्लॉक समिति के ऊपर का हिस्सा जिला पंचायत कहलाता है। इसमें एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनती है, जिसमें इसमें बहुत सारे गांव मिलकर जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं। जिला पंचायत सदस्य का नेता जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, जिसका काम क्या होता है वो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। नगर पालिका क्या है? भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह एक ग्राम और ना ही बड़े शहर के बराबर होता है, बल्कि उनके बीच का होता है। एक नगर पालिका लगभग 20,000 से अधिक लोगों को मिलकर बनता है। लेकिन अगर यह जनसंख्या 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो तो वहां पर नगर निगम बनाया जाएगा। अभी मैं बात करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। शहर को कई वार्ड में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से पार्षद या सभासद चुना जाता है। एक नगर पालिका में प्रायः सभी पार्षद या सभासद में से एक अध्यक्ष चुनाव होता है। कई जगह अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। पार्षद एवं अध्यक्ष मिलकर नगर पालिका परिषद का गठन करते हैं। अधिशासी अधिकारी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। नगर पालिका में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तथा सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं। पार्षद या सभासद की समितियां निर्णय लेने का कार्य करती हैं और उनको लागू करने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी पर होती है। अब बेटा नगर निगम को समझो, मैं एक बार अभी समझाऊंगा पूरी चीजों को। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक नगर निगम बनाया जाता है। यहाँ पर मेयर का चुनाव किया जाता है। नगर निगम आयुक्त, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, कमिश्नर कहते हैं, कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके कार्यों सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। सड़कों, ठीक है, सड़कों और अन्य चीजों की साफ सफाई करना इसका काम है। आगे देखिएगा, स्थानीय स्वशासन। पहले आप समझने का प्रयास करो बेटा, समझने का प्रयास करो, चीजों को अच्छे से समझो।
मैंने यहाँ क्या बोला, सबसे पहले मैं गांव की बात कर रहा था, ग्राम स्तर पे बात कर रहा था। किस स्तर पे बात कर रहा था? ग्राम स्तर पर। तो मैंने क्या बोला था कि ग्राम स्तर पे तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है यहाँ पर ग्राम पंचायत, ठीक है, और दूसरी देखने को मिलती है ब्लॉक समिति, या इसी को बोलते हैं जनपद पंचायत, और इसी को बोलते हैं क्षेत्र पंचायत। क्या बोलते हैं? क्षेत्र पंचायत, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आपका आ जाता है जिला परिषद। क्या आ जाएगा? जिला परिषद, और इसी को हम लोग जिला पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला पंचायत कहते हैं। अब बेटा यहां पर समझने का प्रयास करिए, तीनों चीजों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि मैं यहां पर क्या बताने आपको जा रहा हूं। देखो, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है तो सुनो। ग्राम पंचायत में पहले जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000 मतदाता हो, प्लस इसे 9 से 15 वार्ड में बांटा जाता है। तो 9 से 15 वार्ड और 1000 मतदाता। ब्लॉक समिति की बात करें तो यहाँ पर 2000 जनसंख्या हो और इसे वार्ड कितने हो? 20 से 25 वार्ड में इसे बांटा जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर पर तो यहाँ पर जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक। और जिला पंचायत सदस्यों के यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। सभी जिला पंचायत क्या बनाएंगे? जिला अध्यक्ष बनाने का प्रयास करते हैं, जिसे लगभग आप 25 से 50 वार्डों में बांटने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखिए, ग्राम पंचायत में कौन बनता है? प्रधान बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है? प्रधान। और प्रधान कौन बनता है? गांव के लोगों द्वारा चुना हुआ मुखिया प्रधान कहलाता है। प्रधान के साथ प्रत्येक, ठीक है, मोहल्ले से एक पंच चुना जाता है। और ये जो पंच होते हैं, पंच अगर 2/3 पंच मिल जाएं, मतलब 100 पंच हैं, या मान लो कितने पंच हैं, अगर मान लिए यहाँ पर गांव में कितने पंच हैं तो मान लिए 12 पंच हैं। 12 पंचों में अगर 8 पंच यानी 2/3 पंच अगर मिल जाएं और प्रधान के खिलाफ जिला पंचायत अधिकारी के पास शिकायत करें और इसे हटाने का प्रयास करें तो 2/3 पंच मिलकर गांव के प्रधान को हटा सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो भैया 2/3 पंच मिलकर एक प्रधान को हटा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत 1000 मतदाता, ठीक है, याद रखना, और 9 से 15 वार्ड में से विभाजित किया जाता है। एक ग्राम पंचायत में प्रधान बनाया जाता है। प्रत्येक मोहल्ले से वार्ड मेंबर या पंच बनता है। तो प्रधान प्लस पंचों के समूह को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। यहाँ पर वोट देने वाले जो लोग होते हैं उनकी उम्र 18 वर्ष होती है। इस बात को ध्यान रखना। 2/3 पंच मिलकर एक प्रधान को बर्खास्त करा सकते हैं, हटा सकते हैं। अब आ जाओ ब्लॉक समिति, जनपद, क्षेत्र पंचायत। यहां पर 2000 की जनसंख्या पर बीडीसी के चुनाव होते हैं। ये सभी बीडीसी मिलकर एक बीडीसी को ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ब्लॉक प्रमुख बनाने का कार्य करते हैं। सभी बीडीसी मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। तहसीलदार जो होता है वो यहाँ पर अधिशासी अधिकारी होता है। आगे देखिए, जिला परिषद की बात करें तो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं। सभी जिला पंचायत सदस्य चुनकर एक जिला अध्यक्ष बनाते हैं, या हम कह सकते हैं इन्हीं में से जिला पंचायत में से कोई एक जिला पंचायत सदस्य खड़ा हो जाएगा, सभी उसका सपोर्ट कर देंगे तो वह जिला अध्यक्ष बन जाता है। तो यहाँ पर जिला परिषद, जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष होता है। ब्लॉक में कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख मेन होता है। और गांव में मेन कौन होता है? प्रधान होता है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 2/3 पंच मिलकर प्रधान को हटा सकते हैं। यहाँ पर 2/3 बीडीसी मिलकर किसे हटा सकते हैं? ब्लॉक प्रमुख को हटा सकते हैं। और यहाँ जिला पंचायत के सदस्य मिलकर जिला अध्यक्ष को बर्खास्त करा सकते हैं। ये बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेता हूँ, समझने का प्रयास करिए जरा। सुनो जरा आगे देखिए, शहर की, ये तो गांव की बात कर ली, अब मैं शहर की बात करने का प्रयास करता हूं। मैंने क्या बोला था? शहर। शहर को मैंने क्या बोला था? 3 भागों में बांटा जाता है। छोटा शहर, बड़ा शहर और मध्यम शहर। जो छोटा शहर होता है,
छोटा शहर में नगर पंचायत होती है। क्या होती है? नगर पंचायत होती है। जो बड़ा शहर होता है, उस बड़े शहर की बात करें तो बड़े शहर में नगर पालिका होती है। क्या होती है? नगर पालिका होती है। और भी उससे बड़ा शहर होता है, उसमें नगर निगम होती है। क्या होती है? नगर निगम। यहाँ पर देखेंगे नगर पंचायत का गठन 15,000 की जनसंख्या से 1 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है, और नगर पालिका का गठन 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर होता है। और अगर हम बात करें नगर निगम की तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम बनता है। नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत को 15 से 25 वार्ड में बांटा जाता है, और प्रत्येक वार्ड के सदस्य को पार्षद या वार्ड मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर कहा जाता है। ठीक है। और जबकि नगर पालिका को 25 से कितना 25 से हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग लगभग 25 से कितने वार्ड में बांट सकते हैं? तो आप बताओगे 25 से आप 50 वार्ड में बांट सकते हैं। कितने? 25 से 50 वार्ड में बांट सकते हैं। और प्रत्येक वार्ड से जो चुनाव लड़के आता है वो पार्षद होता है या वार्ड मेंबर होता है। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम 60 से 110 वार्ड में बटा होता है, और प्रत्येक वार्ड से सभासद या पार्षद चुना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सभी लोग जितने भी नगर निगम के अंतर्गत लोग आते हैं, सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से एक किसको चुनते हैं? मेयर को चुनते हैं। मेयर को हम लोग क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। ठीक है, जैसे गांव में प्रधान चुना जाता है, ये पार्षद को गांव में वार्ड मेंबर समझिए। पार्षद जैसे गांव में वार्ड मेंबर होता है, ऐसे यहाँ पर मोहल्लों में जो वार्ड है उन्हें पार्षद या सभासद कहते हैं। जैसे सभी गांव के लोग मिलकर प्रधान चुनते हैं, ऐसी सभी नगर निगम के लोग मिलकर मेयर या महापौर चुनते हैं। यहाँ एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे कमिश्नर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कमिश्नर एक IAS रैंक का अधिकारी होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। नगर पालिका में जो वार्ड होते हैं वो 25 से 50 होते हैं। जनसंख्या 1 से कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। यहाँ पार्षद होते हैं, और सभी नगर पालिका के लोग मिलकर एक चेयरमैन चुनते हैं। कौन चुनते हैं? एक चेयरमैन चुनते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नगर पालिका के सभी लोग मिलकर नगर अध्यक्ष चुनते हैं। क्या चुनते हैं? नगर अध्यक्ष चुनते हैं। ये बात यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो एक बार यस टाइप करिए भैया। ये बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार यस टाइप करिएगा। ठीक है, हाँ जी, यस टाइप करिएगा। आगे बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनो जरा। स्थानीय स्वशासन जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, ये वास्तव में हमने आपको स्थानीय स्वशासन ही पढ़ाया है, जिसमें हमने आपको ग्राम पंचायत और गांव के प्रशासन को बताया, जिसमें लेखपाल, सचिव और तहसीलदार की बातों को समझाने का प्रयास किया। नगर प्रशासन को पढ़ाने का प्रयास किया कि नगर वास्तव में कैसे होते हैं। अब मैं आगे बात करने वाला हूं, ये स्थानीय स्वशासन क्या है, इसकी न्यू कहां से पड़ी, इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। भारत में लॉर्ड रिपन को, किसको? भारत में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तव में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और इसने जो प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव को हम लोग स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सुनिएगा, 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन को मजबूती हेतु एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए ढंग से। स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? जो लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, उसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गांधी जी जो थे वो ग्राम पंचायतों के लिए हमेशा एक अपना पक्ष रखते थे। वो कहते थे वास्तव में जो भारत है वो गांव में बसा है, अगर गांव का विकास हो जाएगा तो वास्तव में भारत का विकास हो जाएगा। वह
पंचायती राज के पक्षधर थे, जबकि भीमराव अंबेडकर को पंचायती राज का विरोधकर्ता के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वो कहते थे गांव तक पैसा पहुंचेगा ही नहीं, बीच में ही बहुत से लोग खा जाएंगे पैसे को, गांव तक पैसा पहुंचेगा नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने पंचायतों का विरोध किया था और इसके पक्षधर गांधी जी को माना जाता है। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया। सबसे पहले गांव में विकास के लिए पहली योजना जो चली थी वो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना जैसे कार्यक्रम को लागू किया गया ताकि गांव के विकास को मुख्य रूप से आगे बढ़ाया जाए। इन दोनों कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गांव का विकास ही था। आगे देखिए यह कार्यक्रम कितने सफल हुए, इसकी समीक्षा के लिए 1957 में योजना आयोग द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो भैया सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सविस्तार योजना गांव के स्तर पर विकास के लिए बनाई गई थी। इन दोनों योजनाओं ने कितना गांव में विकास किया, इसकी समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे हम लोग मेहता समिति कहते हैं। ठीक है, मेहता समिति की सिफारिश 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार, ठीक है, यह सिफारिश मेहता समिति ने कब की? 2 अक्टूबर 1959 को। समझने का, मेहता समिति की सिफारिश पर ही हम लोगों ने क्या किया? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, कौन सा गांव? बगदरी गांव से पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने ही कहा था कि वास्तव में अगर भारत का विकास करना चाहते हो तो गांव में आपको पंचायती राज को लाना पड़ेगा, और ये पंचायती राज जो लागू होगा वो 3 स्तर पर लागू होगा। वर्तमान का जो पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश वाला ही लागू किया गया है। तो जरा समझने का प्रयास करिएगा, इनके ही कहने पर सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के कौन सा? नागौर जिला था। कौन सा जिला था? नागौर। नागौर जिले में गांव का नाम क्या था? बगदरी गांव। यहां से पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। बलवंत राय मेहता ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया। इन्होंने कहा गांव के प्रशासन को कई भागों में बांट दो। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की परिभाषा किसने दी? इन्होंने ही दी। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का जन्म दाता कौन है? तो बलवंत राय मेहता है। आगे देखिए, पंचायती राज से संबंधित समितियां। सबसे पहली पंचायती राज से संबंधित जो समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी। कब आई थी? 1957 में। इसने अब 1957 में इसका गठन हुआ था। इसके ही कहने पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो इन्होंने सिफारिश क्या की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। यही त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत और सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की इकाई कहा जाता है। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने कहा कि भाई 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करो, मंडल पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, इसने ही न्याय पंचायत के बारे में पहली बार सिफारिश की। तो ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत का गठन किया जाएगा, ये आपकी अशोक मेहता समिति की ही सिफारिश थी। 1985 में जीवीके राव समिति का गठन किया गया। इसने केंद्र और राज्य की योजनाओं का विकेंद्रीकरण की बात कही। इसने कहा केंद्र और राज्य की जो योजना है उनको गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। किसने बात की? केंद्र और राज्य योजनाओं का विकेंद्रीकरण। ये 1985 में जीवीके राव समिति ने कहा। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी। ठीक है, इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। एक थुंगन समिति, गौडगिल समिति, हनुमंत समिति, ये भी आपकी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई। 20 साल बाद 1977 में आई आपकी समिति अशोक मेहता समिति। फिर इसके बाद में 1985 में कौन सी समिति आई थी? तो आप बताओगे सर जीवीके राव समिति आई थी। और 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई थी। और इसके बाद में 1988 में थुंगन समिति, गौडगिल समिति और हनुमंत समिति भी पंचायती राज से संबंधित है।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात किसने कही थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कही थी। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ग्राम पंचायतों को पंचायती राज का दर्जा मिला, जिसे 1993 से लागू किया गया था। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, यह भी 1993 से लागू किया गया। तो संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 24 अप्रैल। संवैधानिक दर्जा तो मिल गया था 1992 में, लागू कब हुए? तो 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुए। आगे देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1952 में आया था और इसमें क्या किया गया कि भैया 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और पंचायती राज कब से सामने आया? 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज को पूरे देश स्तर पर लागू कर दिया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, जिसे 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया था। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत को समझने का प्रयास करें। इसके 3 स्तर होते हैं, जिसे आप पंचायती राज कह सकते हो। इसके 3 स्तर होते हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को जब संवैधानिक दर्जा मिला तो इसे अनुसूची 11 में जोड़ा गया, जिसमें विषय कुल कितने थे? 29, और इसे भाग 9 में अनुच्छेद 243 के ए से लेकर ओ तक जोड़ा गया। तो पंचायती राज जो है, पंचायती राज, इस पंचायती राज के 3 स्तर है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायती राज में अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज को या ग्राम पंचायत को अनुसूची 11 में शामिल किया गया है, जिसमें विषय कितने हैं? विषय हैं 29। इसे भाग 9 में भी रखा गया है, अनुच्छेद 243 से ओ तक। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में भी मिलता है। बेटा ये बात यहां तक समझ में आई? बेटा मैं फिर से समझाने का प्रयास करूं, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या बोला? पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। यही पंचायती राज जो ग्राम पंचायत के स्तर की बात की हम लोगों ने। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत या पंचायती राज को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसे अनुसूची किसमें शामिल किया गया? 11 में, जिसमें विषय कितने हैं? 29, और इसे भाग 9 के अनुच्छेद 243 से ए से लेकर ओ तक शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा मिला। नगर निकाय भी कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से भी लागू किया गया। तो नगर निकाय को हम लोगों ने अनुसूची 12 में शामिल किया है। इसमें विषय कितने हैं? 18 हैं। ये भी स्तर अगर देखेंगे तो नगर पंचायत परिषद, नगर पालिका और नगर निगम होते हैं। 3 स्तर पर यह काम करती है। अनुच्छेद की बात करें तो इसे भाग संविधान के 9 के का में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 के पी से लेकर जेड जी तक शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 243 में पी से लेकर जेड जी तक नगर निकाय के बारे में या नगर प्रशासन के बारे में विवरण मिलता है। तो बेटा यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की क्लास समझ में आई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बेटा एक बार हमें बताइए कि आपको ग्राम पंचायत से संबंधित यह क्लास समझ में आई है। बोलिए भैया, ग्राम पंचायत से संबंधित यह क्लास समझ में आई है? जल्दी से बताइए जरा हमें, क्या ग्राम पंचायत से संबंधित यह क्लास समझ में आई है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। क्या यह पंचायती राज, ग्राम प्रशासन और नगर प्रशासन से संबंधित जो आपकी मैंने अभी क्लास ली है, यह क्लास आपको समझ में आई है कि नहीं? अगर समझ में आई है तो हाँ लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यस मत टाइप करिएगा, हाँ लिखिएगा अगर क्लास समझ में आई है। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ लिखिएगा। और कल मैं इस क्लास की प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊंगा शाम को 5 बजे। सभी बच्चे प्रैक्टिस क्लास में जरूर जुड़ेंगे और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास को एक बार घर में जाके और देखना, आप घर में ही होंगे। ठीक है, एक बार क्लास को एक बार और देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि पंचायती राज क्या है, ग्राम पंचायतें क्या हैं।
गांव का प्रशासन क्या है, नगर का प्रशासन क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा बेटा। सभी लोग एक बार क्लास को घर में बिल्कुल देखिएगा अच्छे से, ताकि कल जब हम प्रश्नों को लेकर आएंगे तो आप प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर पाएं। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो जय हिंद,